मैं समझ गया कि इस लड़की की ज़हनी सेहत ठीक नहीं, वो अपने होशो-हवास से बहुत दूर नज़र आती थी। इस वीरान जंगल में, इस मुसलसल बरसती बारिश में, इसका यहाँ पाया जाना इतना ही हैरतनाक और नाकाबिले फ़हम था, जितनी वो खुद थी। इसके लिबास से साफ अंदाज़ा होता था कि वो काफ़ी दिनों से इस वीराने में भटक रही है। इसकी फूलदार कमीज़ 2-3 जगह से फटी हुई थी। कपड़ों पर सुर्खी माइल कीचड़ के दाग भी जा बजा थे। सबसे अजीब चीज़ इसका लबो लहजा था। इस किस्म की ज़ुबान मैंने एक दफ़ा इंडियन हैदराबाद में सुनी थी। वहाँ मैं फ़रा और आतिफ़ एक शादी में शिरकत के लिए गए थे। ये कई बरस पहले की बात है। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर लगावट से बोली, देखो मैंने तुमसे कहा भी था कि तुमको नींद आ रही है। तुम खुद को किसी कपड़े के साथ दरख्त से बांध लो तो अच्छा होगा, मगर तुमने मेरी बात इच नहीं मानी। ये तो शुक्र है दरख्त ज़रा ऊंचा नहीं था, वरना बहुत चोट आती। पता नहीं वो क्या कह रही थी। इसे मुझ पर किस शख्स का शुबा हो रहा था। बहरहाल मैं खामोश रहा। इसने मेरी कनपट्टी पर बड़ी मलाइमत से उंगलियां चलाईं और बोली, मैंने पट्टी कर दी है, खून भी बंद हो गया है, मगर लगता है कि टांके लगने की ज़रूरत होगा। अल्लाह करे हम कल किसी तरह अपने ठिकाने पर पहुंचने के काबिल हो जाएं। वो गहरी संजीदगी से बोल रही थी और समझ रही थी कि वो जो कह रही है वही दुरुस्त है। इसके करीब ही एक झोला सा रखा था। लगता था कि कपड़े के इस झोले में इसका सफरी सामान है। इसने झोले में हाथ डालकर इधर उधर घुमाया और किसी पौधे की 2-3 शाखें बाहर निकाल ली। इन शाखों के साथ लंबूतरे पत्ते भी लगे हुए थे। इसने पत्ते शाखों से अलहदा किए और बोले, ये है वो बूटा जिसे ढूंढने गई थी। मेरा ख्याल था कि ये कहीं आसपास ही होगा, लेकिन काफ़ी दूर से मिला। सीने की जलन और पेट की दर्द के लिए एकदम अच्छी चीज़ है। तुम देखना कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अब भी खामोश रहा। इसने झोली के अंदर से ही छोटी सी सिल और बट्टा निकाला। साथ में प्लास्टिक की बोतल भी थी जिसमें पानी था। इसने पत्तों को मरोड़ कर सिल पर रखा और वट्टे से इन्हें पीसने लगी। ऐसा करते हुए इसका सारा जिस्म हलकोरे लेने लगा। भीगे हुए लंबे बाल आगे को ढलक आए और ज़मीन को छूने लगे। इसकी उम्र 23-24 साल रही होगी। वो मजबूत हाथ पैर की सेहतमंद लड़की थी। नकूस ज़रा मोटे थे, तहम इसमें जाज़बियत मौजूद थी। लगता था कि ज़रा सी मुशक्क़त से इसके आरिज़ अनार की तरह सुरख हो जाते हैं। सिल पर चंद रगड़े लगाने के बाद वो एकदम चौंकी। इसने अपना हाथ रोककर नाक से टेढ़ी और कुछ सूंघने लगी। यकीनन खूह में से उठने वाली हल्की बू इसे भी तंग कर रही थी। इसने आग में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इसकी रोशनी में एहतियात से बू का जायजा लेने लगी। जल्दी वो बू का माखज़ ढूंढने में कामयाब रही। ये बिल्ली का मुर्दा बच्चा था जिसे शायद किसी नर ने ही मार डाला था। इसकी अंतड़ियाँ निकली हुई थी। लड़की ने इस मंजर पर अफसोस का इजहार किया। बहरहाल मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इसने किसी तरह की कराहत खाए बगैर बलूंगड़े की लाश को दुम से पकड़ा और खूह से बाहर निकालकर झाड़ झंकाड़ पर फेंक दिया। इसके बाद इसने मुतासरा जगह कोई गीले कपड़े से साफ किया और झोले में से कोई इतर किस्म की शय निकालकर खूह में 3-4 जगह लगाई। इससे भीनी सी खुशबू फैल गई। मैंने इसे पहली बार चलते फिरते देखा था। इसने पाँव में कीचड़ आलूद जोगर्स टाइप जूते पहन रखे थे। जब वो बलूंगड़े को बाहर झाड़ झंकाड़ में फेंकने गई तो बारिश की बौछारों से इसका लिबास फिर भीग गया। इसकी फूलदार कमीज़ इसके जिस्मानी खदोखाल को नुमाया करने लगी। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर मुँह जोर था, जैसे हर हरकत पर लिबास से बरसरे बेकार हो रहा हो। वो एक बार फिर दो जानू बैठकर सिल पर पत्तों को रगड़ने लगी। देखो तुमने क्या किया, वो अपनी रवानी में बोली। मैं तुम्हारे पेट दर्द के लिए परेशान थी और तुमने इतनी बड़ी चोट लगवा ली। और चलो अगर चोट लग गई थी फिर वहीं तो रहते, वहाँ से भाग खड़े हुए। तुम्हारी यही बात मुझे परेशान कर देती है। मेरा दिल तो रोने को चाह रहा था। लगता था कि बस अब गुम हो गए तुम। वो तो शुक्र है कि खज्जल ख़राब होती यहाँ पहुँची तो थोड़ी रोशनी नजर आई। वो बोलती चली जा रही थी। ये जंगल, ये बारिश और ये तारीख खूह जिसमें आग की तिलिस्माती रोशनी थी, किसी दास्तान का मंजर लगता था। दिल में वाहिमा पैदा होता था कि ये लड़की वाकई वजूद रखती है या फिर कोई बसरी धोखा है, आसेब है। मैं जो कुछ भी हूँ, लेकिन ठोस हक़ाइक़ पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। हर चीज़ को साइंसी बुनियादों पर परखने वाला और माफूकुल फितरत तसव्वुरात से दूर रहने वाला। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये गोश्त पोस्त की लड़की है और मैं जो कुछ देख रहा हूँ जागती आंखों से और पूरे होश व हवास से देख रहा हूँ। अगर कोई उलझन थी तो वो यही थी कि मैं कितनी देर बाद होश में आया हूँ और ये कौन सी जगह है जहाँ मैं मौजूद हूँ। लड़की ने पत्तों को पीसकर बिल्कुल बारीक कर दिया, फिर इसे एक प्याले में डाला। प्लास्टिक की बोतल से इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और मेरी तरफ बढ़ाया ताकि मैं चंद घूंट पी लूँ। इसमें से अजीब सी नबाताती बू उठ रही थी। मैंने पीने से मना कर दिया। न जाने ये मखबूतुल हवास लड़की क्या पिला रही थी। इसने मेरे इनकार का हतमी अंदाज देखा और गहरी सांस लेकर प्याला एक तरफ रख दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ठहर कर पी लेना, वो बोली। फिर ज़रा तवक्कुफ से कहने लगी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। मैंने एक बार फिर इनकार किया।
वो उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखती रही। तब इसने आगे बढ़कर मेरे सर की चोट का मुआयना किया और कदरे मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। मैं तो तुम्हारी ये चोट देखकर डरिच गई थी, इसने कहा और अचानक मेरे गाल का बोसा लेकर पीछे हट गई। मैं इसकी इस हरकत पर सिटपिटा कर रह गया। वो आग के पास एक चिटाई बिछाकर नीम दराज हो गई। अंदाज वही था जो तन्हाई में एक बीवी का अपने शोहर के साथ या महबूबा का अपने चाहने वाले के सामने होता है। बादल मुसलसल पानी बरसा रहे थे, गाहे बगाहे गरज चमक भी होती थी। यह अजीब सा रोमान अंगेज अफसानवी माहौल था। मेरी जगह कोई और होता तो शायद दिल में खुद महसूस करता, लेकिन मेरे लिए तो इससे 100 गुना ज्यादा रोमानियत भी बेमायनी थी। मेरे सीने में दुख का जो दरिया बह रहा था, इसकी अजियत नाकाबिले बयान थी। लगता था कि मेरी शरियानें टूट जाएंगी और जिस्म का रेशा रेशा जुदा हो जाएगा। मैंने एक बार फिर इस लड़की से पूछना चाहा कि वो कौन है और कहाँ से आई है, मगर तब मुझे एहसास हुआ कि वो फिर वही जवाब देगी जो पहले दिया था। मैंने गुफ्तगू का अंदाज बदला और टोल लेने वाले अंदाज में पूछा, हमें कुछ अंदाज़ा है कि हम कहाँ हैं? वो मेरे बोलने पर खुश हुई और दीवार के सहारे बैठते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि अब हम ठीक रास्ते पर आ गए हैं। तुम्हें पता है ना, पिछले बरस गर्मियों में कच्चे के पास बहुत से दरख्तों में आग लग गई थी। 3 दिन तक पेड़ जलते रहे थे, याद है ना? हाँ हाँ, मैंने कहा। ये जगह नल पानी जाने वाले रास्ते की बिल्कुल सीध में है। अभी शाम से पहले मुझे नाले के पार कुछ जले हुए पेड़ नजर आए थे। इसका मतलब है कि अब हमें नाक की सीध में जाना है। कितनी देर में पहुंचेंगे? मैंने पूछा। बारिश रुक गई तो बिल्कुल सवेरे इच निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 7-8 मील से ज़्यादा सफ़र होगा। वो इच को ही के मायनों में इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सर की चोट को सहलाते हुए कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आसपास कोई अस्पताल होता तो अच्छा होता। मेरा ख्याल था कि शायद इसके जवाब से इलाके की मोहल्ले वकू का अंदाज़ा हो सके, लेकिन वो मुस्कुराई और खोए खोए लहजे में बोली, हुक्म जी का बस चले तो यहाँ कोई हकीम वैद भी दिखाई न दे, सब कुछ जंतर मंतर से किया जाए। हाँ, बस एक डॉक्टर हो, इसको हमारे हुक्म जी ने अपनी तिजोरी में बंद कर रखा हो। इसको बस इस वक्त निकाला जाए जब हुक्म जी साहब खुद बीमार हुए या इसके ख़ानदान के किसी बंदे को ज़रूरत पड़े। पता नहीं वो कहाँ की बातें कर रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस इसकी ऊट पटांग गुफ्तगू से इतना पता चला कि वो मेरे साथ यानी अपने शोहर के साथ किसी नल पानी नामी जगह पर जाना चाह रही है और इसका ख्याल है कि वहाँ पहुंचकर वो और इसका शोहर महफूज हो जाएंगे। हुक्म जी नाम का शख्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो जहाँ से आई थी, इस जगह का नाम जरगां था और वो वहाँ से भाग कर आई थी। इसकी गुफ्तगू के दौरान में ही कुछ आहटें हुई। वो एकदम चौकन्ना हो गई। इसके अंदाज में खौफ की बजाय एक अजीब तरह की हरारत और चौकसी थी। आहटें मैंने भी सुनी थी। बिल्कुल यही लगा था जैसे कई अफराद हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद हों। खांसी से मिलती जुलती सदा भी कानों में पड़ी थी। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि लड़की ने अपने झोले में से एक छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी निकाल ली। अपने दस्ते और फल की बनावट के सबब कुल्हाड़ी खूबसूरत नजर आती थी। इसने कुल्हाड़ी मेरी तरफ बढ़ाई और फिर ऐसी ही एक और कुल्हाड़ी अपने हाथों में सौंत ली। इसकी उकाबी निगाहें खूह के बाहर की तारीकी में पैवस्त थी और सीना फूल पिचक रहा था। इसने दाएं हाथ से प्लास्टिक की बोतल उठाई और इसका पानी अधबुझी आग पर डालकर इसे बिल्कुल बुझा दिया। इस दौरान में इसके कान बाहर की सुनगुन लेते रहे। बाहर अब बारिश की मदम सदा के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। कौन हो सकता है इसने सरगोशी की? खांसी की आवाज़ तो आई थी, मैंने कहा, पर हम यकीन से तो नहीं कह सकते ना कि वो खांसी की आवाज़ थी। कभी कभी जानवर की आवाज़ भी तो ऐसी हुई। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब कोई मजीद आहट आवाज़ नहीं आई तो वो होले से बाहर निकली और खूह के दहाने के इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। बारिश अब बूंदाबांदी की शक्ल में हो रही थी। कुछ देर बाद वो वापस आ गई और इसने सर्दी से बचने के लिए खुश्क लकड़ियों को एक जगह जमा करके दोबारा आग जला दी। वो मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखकर बोली, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, चोट में दर्द भी हो रहा होगा, तुम यहाँ आग के पास लेट कर आराम करो, मैं जागती हूँ, बाद में मैं थोड़ी देर के लिए सो लूँगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, लेकिन वो इसरार करती रही। मैं आग के करीब लेट गया। वो खूह की दूसरी दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। छोटी दस्ती की कुल्हाड़ी इसके करीब रखी थी। मेरे वाली कुल्हाड़ी वो वापस झोले में डाल चुकी थी। मैं लेट तो गया था लेकिन सो नहीं सकता था। ये मखबूतुल हवास लड़की कुल्हाड़ी बदस्त मेरे सिराने बैठी थी। ये कुछ भी कर सकती थी। फिर मेरे जहन में एक और अंदेशा भी सर उठा रहा था। ऐन मुमकिन है इस लड़की के पीछे वाकई कुछ खतरनाक लोग हों। वो इसके पीछे यहाँ तक आ सकते थे और नतीजे में मैं भी किसी गैर मुतल्लका मुसीबत का शिकार हो सकता था। मेरे सर पर पहले ही मसाइब के पहाड़ टूटे हुए थे। अगर मैं ये कहूँ कि जिंदों में था न मुर्दों में तो बेजाना होगा। मैं आग के करीब लेटा रहा। मेरे सीने में आंसुओं का आबशार गिरता रहा। खूह से बाहर बारिश एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई थी। मैं अजीब मखमसे में था। मुझे ये रात, ये खूह, ये लड़की, यहाँ तक कि अपना वजूद, सब कुछ जागती आंखों का ख्वाब लग रहा था।
बहुत जोर से बिजली कड़की, कुर्बो जवार लरस कर रह गए। लड़की ने कुछ और लकड़ियां आग में झोंक दी और मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखा। आग की हरारत और मुसलसल खामोशी से मेरी आंखों में धीरे धीरे ग़ुनूदगी भर गई। अपनी बेपनाह करब से लड़ते मेरी आंख लग गई। अंदाजन मैं 1-1.5 घंटे तक सोया रहा। आंख खुली तो सीने पर भारी बोझ सा महसूस हुआ। कुएं में गहरी तारीकी थी। आग की राख में बस छोटी मोटी चिंगारियां चमक रही थी। मैंने अपने सीने को टटोला तो वहां लड़की का सर रखा हुआ था। मैंने लेटे लेटे लाइटर जलाया। नीलगू शोले की रोशनी में इर्द गिर्द का मंजर दिखाई दिया। वो मेरे सीने पर सर रखे सोई हुई थी। इसका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से चुराहत है। इसके निहायत घने बाल मेरी गर्दन और कंधों पर बिखरे हुए थे। मैं जल्दी से उठ बैठा। वो भी बेदार हो गई। वो चंद सेकंड्स तक खाली खाली नज़रों से मुझे देखती रही। तब इसने अपने सीने पर दुपट्टा दुरुस्त किया और बाल समेटने लगी। शायद मैं भी सो गई थी। वो होले से बोली। इसने आग दोबारा जलाई। आग रोशन हुई तो बड़े ध्यान से मेरे सर की चोट का जायजा लेने लगी। इसने सर की पट्टी को छुआ और बोली, खुदा का शुक्र है कि खून रिसना बंद हो गया है। क्या पता कि टांकों की जरूरत हिच न पड़े। खूह से बाहर अभी गहरी तारीकी थी। बारिश बंद हो चुकी थी। बस किसी वक्त बिजली चमक जाती थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रात का आखिरी पहर था। अचानक वही आहट सुनाई दी। वो मेरे सोने से पहले सुनाई दी थी। इस मर्तबा ये आहट दहाने के बिल्कुल पास से उभरी थी और खासी वाज़ेह थी। ये इंसानी कदमों की आवाज़ लगती थी। लड़की ने अपनी कुल्हाड़ी की तलाश में तेजी से दाएं बाएं देखा। वो थोड़ी दूर इसके झोले के पास ही पड़ी थी। इससे पहले कि वो उठकर कुल्हाड़ी तक जाती, यकायक एक शख्स खूह के दहाने पर नजर आया। इसके हाथ में राइफल थी। ये मंजर इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि चंद सेकंड्स के लिए लड़की भी सख्ता ज़दा रह गई। राइफल बरदार के सर पर बड़ा सा पगड़ा था। इसने तहबंद कुर्ता पहन रखा था। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक कड़ियल देहाती दिखाई देता था। इसका राइफल पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो असला शनास है और गालबन इसे चलाने की हिम्मत भी रखता है। इसने दांत निकोसे और लड़की को मुखातिब करके जहरीले लहजे में बोला, हुक्म जी की हद से निकलना इतना आसान नहीं है सुल्ताना। इतनी हिम्मत और चालाकी दिखाने के लिए तुझे दूसरी तीसरी बार जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी जरूरी नहीं कि तू कामयाबी छो जाए। लड़की जिसे सुल्ताना कहा गया था अपनी जगह पथराई हुई बैठी थी। वो जानती थी कि राइफल का रुख इसकी तरफ है और इसकी कोई भी गलत हरकत इसे नुकसान पहुंचा सकती है। क्या चाहते हो तुम? वो बोली। मैं चाहने या ना चाहने वाला कौन होता हूँ? चाहने वाला तो वही तुम्हारा आशिक गोरा है। वो तुमको अपनी जोरू बनाकर ही रहेगा। चलो शाबाश उठो, अब तुमको वापस जाना होगा। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। वो सीना तान कर बोली। हर किसी को पता है कि मैं ब्याहता हूँ। ब्याहता पर हुक्म जी का उधार है और न इसके किसी यार दोस्त का। लेकिन वो तुम्हें ब्याहता नहीं मानते। पंडित जी ने फैसला दे दिया है और तुम भी इस फैसले को अच्छी तरह जानती हो। मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानती कि पंडित ने अपने धर्म को मोम की नाक बनाया हुआ है। हुक्म जी के इशारे पर वो इस नाक को जिधर चाहे मोड़ लेता। बकवास बंद कर। वो तेरी ये गोरी चमड़ी उधेड़ कर इसमें भस भर देंगे। ऐसी सजा देंगे कि मर कर भी चैन न पाएगी। अब भी वक़्त है। जाकर हुक्म जी के पाँव में गिर जा और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग ले। हारून, तू जानता है कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। मर जाऊंगी पर इज्जत के लुटेरों के आगे सर न झुकाऊंगी। मुझे शर्म आ रही है तेरे करतूतों पर। कहने को तो तू मुसलमान है, पर हुक्म जी के फेंके हुए बेगैरती के टुकड़े खा खा कर तेरा जमीर मर गया है। जो बंदूक तूने मेरी तरफ उठाई हुई है, ये इन लोगों की तरफ उठा जो तेरी आंखों के सामने दिन रात सकीना और इस ऐसी दूसरी लड़कियों की इज्जत के जनाजे निकाल रहे हैं। बकवास बंद कर हरामजादी, जुबान खींच लूंगा। यही वक्त था जब मेरी आंखों के सामने बरक सी कौंध गई। इश्तियाल में आकर बंदूक बरदार थोड़ा सा आगे आया था। लड़की ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया। वो तेजी से झपटी और इस पर जा पड़ी। बंदूक बरदार, जिसका नाम लड़की ने हारून लिया, इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दोनों ऊपर नीचे गिरे। लड़की ने बंदूक की नाल पकड़कर ऊपर उठा दी। हारून नामी वो शख्स फायर करता भी तो गोली खूह की छत में कहीं लगती। बहरहाल इसने फायर नहीं किया। शायद इसे मौका नहीं मिला या फिर हिम्मत ही नहीं हो सकी। जल्द ही बंदूक बरदार संभल गया। इसने पलटा खाकर लड़की को अपने नीचे कर लिया और बंदूक को किसी लाठी की तरह लड़की की गर्दन पर आड़ रखकर इसकी गर्दन दबाने लगा। वो भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी। मैं मजीद अपनी जगह पर बैठा नहीं रह सका। मैंने बंदूक बरदार के कुर्ते का कॉलर अकब से पकड़ लिया और इसे लड़की पर से खींचने की कोशिश करने लगा। वो खासा जोरावर था। टस से मस नहीं हुआ। इसका पगड़ खुल गया था और गले में पड़ा था। मैंने एक लकड़ी से इसके सर पर जोड़ लगाई और फिर इसे सर के बालों से पकड़कर पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचा।
एकदम इसने लड़की को छोड़ दिया और वहशियाना अंदाज में मुझ पर झपट पड़ा। इसने बंदूक के चौबी दस्ते से मुझे ज़रब लगाई। ये ज़रब मेरे चेहरे पर लगती मगर मेरे पीछे हटने से मेरे कांधे पर लगी। मैं लड़खड़ा कर पुश्त की बल गिर गया। वो मुझ पर पल पड़ा और बंदूक के दस्ते से मुझे अंधाधुंध मारने लगा। मैंने कुछ ज़रबें अपनी कलाइयों पर रोकी, कुछ मेरी पसलियों और सर पर लगी। सुल्ताना नामी लड़की ने जब ये मंजर देखा तो बिखरी हुई शेरनी की तरह बंदूक बरदार की तरफ आई। वह कब से इसे चिमट गई, चिल्लाने लगी, छोड़ दो इसको। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसको, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, कुत्ते हरामजादे। वो जैसे दीवानी हो गई थी। इसके लंबे बाल दाएं बाएं लहरा रहे थे। इसका तवाना जिस्म एकदम सरकश नजर आता था। बंदूक बरदार हारून ने इसकी तरफ मुड़े बगैर इसे कोहनी से शदीद ज़रब लगाई। वो अपना मुंह पकड़कर कई फीट पीछे जा गिरी। जहाँ वो गिरी वहीं पर छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी पड़ी थी। एक लहजे में लड़की ने कुल्हाड़ी पकड़ी और वापस बंदूक बरदार पर झपटी। इस मर्तबा इसने बेदरेक बंदूक बरदार के सर को निशाना बनाया। कुल्हाड़ी इसके सर के पिछले हिस्से पर लगी। हड्डी और लोहे के तसादुम की आवाज़ साफ सुनाई दी। यकायक बंदूक इसके हाथ से छूट गई। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और मेरे पहलू में गिरा। लड़की दीवाना बाहर इसे कुल्हाड़ी से ज़रबे लगाने लगी। ताहम अब वो कुल्हाड़ी को उल्टी तरफ से इस्तेमाल कर रही थी। कुंद लोहे की चोटों ने देखते ही देखते हारून नामी इस हमलावर का चेहरा लहूलुहान कर दिया। वो एकदम नीम मुर्दा दिखाई देने लगा। मैंने आगे बढ़कर लड़की का हाथ रोका। वो अब भी बिखरी हुई थी। मैं इसे पीछे लगाया, इसे खूह की दीवार के साथ लगा दिया। वो शोला फशा नजरों से बेसुध पड़ी बंदूक बरदार को देखती रही। इसकी सांस चल रही थी लेकिन वो गहरी बेहोशी में दिखाई देता था। वो कुछ देर तक खुद को संभालने की कोशिश करती रही। फिर इसने कुल्हाड़ी एक तरफ फेंकी और खूह की दीवार के साथ फिसलती हुई नीचे बैठ गई। इसने अपना चेहरा घुटनों में छुपाया और हिचकियों से रोने लगी। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ होएगा तो इस वक्त होएगा जब मेरी लाश गिर चुकी होगी। वो अपने मखसूस अंदाज में बोल रही थी और हिचकियों से रोती जा रही थी। वह दम बखुद खड़ा था। मैंने इसका अजीब रूप देखा था। फिर मैं जैसे चौंक कर बंदूक बरदार की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो औंधा पड़ा था। इसके एक दो दांत टूट गए थे। कारी जख्म कुल्हाड़ी के ब्लेड से आया था जो सर के पिछले हिस्से पर था। वहाँ से कटी हुई चर्बी के अंदर से मुसलसल खून रिस रहा था। इस शख्स ने देसी साख्त की जूती पहन रखी थी। इसका लिबास भी मुझे नामानूस सा लगा। लड़की सुल्ताना की तरह हारून ने भी नामानूस हैदराबादी लहजे में बात की थी। एक दो लफ्ज़ हिंदी के भी बोले थे। फिर किसी पंडित जी का जिक्र भी किया था। मुझे मालूम था कि सिंध के अंदरूनी इलाकों में हिंदू आबाद हैं। कई जगह इनकी पूरी बस्तियां हैं। मगर मैं सिंध में तो नहीं था, पंजाब में था, बल्कि मुझे लाहौर के गिरदोनमा में कहीं होना चाहिए था। शुरू में मैंने जब अपने इर्द गिर्द घने दरख्त देखे तो सोचा था कि शायद मैं छांगा मांगा या शेखुपुरा के इलाके में कहीं हूँ। मगर अब ये ख्याल बातिल महसूस रहा था। ये वैसा इलाका हरगिज़ नहीं था। तो फिर क्या मैं अंदरूनी सिंध में कहीं था? हारून नामी शख्स बिल्कुल बेसुध था। इसकी घनी मूंछों की हरकत से अंदाज़ा होता था कि वो बाकायदगी से सांस ले रहा है। इसकी कमर से गोलियों वाली पेटी बंधी हुई थी और छोटी नाल वाली चीनी साख्त की राइफल पास ही पड़ी थी। सुल्ताना अपनी जगह से उठी। इसने अपने बिखरे हुए बालों को एक बार फिर समेटा। हारून के साथ धींगा मुश्ती में इसकी सूती कमीज सामने से फट गई थी और दूधिया जिस्म झांक रहा था। इसने इस फटे हुए हिस्से को गिरा लगा ली। हारून पर एक नफरत अमेज निगाह डालते हुए बोली, महरू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हो सकता है इस खबीस के साथी भी आसपास मौजूद हों। ये होश में भी आ सकता है। मैंने अंदेशा जाहिर किया। सुल्ताना ने जल्दी हारून की कमर से गोलियों वाली बेल्ट खोली, इसकी छोटी नाल वाली राइफल उठा ली और इसे झोले में डाल लिया। लेकिन ये पहले वाला झोला नहीं था, ये दूसरा था। इस पर पहले मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। ये खूह की पिछली दीवार के साथ पड़ा था। इसके हाथ पांव बांध देते हैं, मैंने कहा। इसकी पेशानी पर सोच की सिलवट उभरी। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ हाथ बांध देते हैं, वो बोली। तुम्हें पता है ना वहाँ छोटे गांव में सरिता के पति राजेंद्र के साथ क्या हुआ था? राजू ने इसके पाँव भी बंधवा दिए थे। वो तुम्हारे दोस्त मुख्तार की कोठरी में भूखा प्यासा मर गया। पता नहीं वो किन लोगों की बातें कर रही थी और मुझे क्यों इनमें शामिल करती जा रही थी। ऐसी बातें करते हुए वो बिल्कुल हवास से बाहर लगती थी। शायद इसे कोई शदीद सदमा पहुंचा था जिसके सबब इसने होशो हवास खो दिए थे। हो सकता था कि इस सदमे का ताल्लुक इसके महरूज नामी शोहर से हो। अपने दीवानेपन में शोहर को तलाश करती हुई वो दूर निकल आई हो और हारून वगैरह इसे ढूंढ रहे हों। वो अपने ख्यालात में इस कदर पुख्ता दिखाई देती थी कि इस मौके पर इसकी बातों की तरदीद करना या इससे बहस में उलझना खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने खामोशी मुनासिब समझी। इसने मेरे साथ मिलकर हारून के हाथ पुश्त पर मोड़े और इन्हें अच्छी तरह एक औजार बंद से बांधा।
ये हजारबंद इसके झोले ही से निकला था। इसके बाद इसने हारून के लिबास की तलाशी ली। इसके कुर्ते की बगली जेब से एक रुमाल, एक छोटा जेबी चाकू और छोटी सी करेंसी निकली। करेंसी देखकर मैं फिर चौंका। मुझे लगा कि इन नोटों में कुछ अजनबी नोट भी शामिल थे। गालबन वो इंडियन थे। इंडियन करेंसी इस शख्स की जेब में, यह खासा अहम सवाल था। न जाने क्यों मुझे लगने लगा कि मैं इंडियन बॉर्डर के आसपास कहीं हूँ। सरहदी इलाकों में इस किस्म के जंगली रकबे भी आम पाए जाते हैं। वहाँ स्मगलिंग वगैरह का धंधा भी होता है। हारून नामी शख्स की जेब से गैर मुल्की करेंसी का निकलना कई इम्कानात की तरफ इशारा करता था। इनमें स्मगलिंग का इम्कान भी था। इन लम्हों में एकदम इमरान की छवि मेरी निगाहों में उभरी और सीने में दर्द की एक तेज शदीद बेकरार करब बनकर फैल गई। वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ होता तो इसकी मुतजस्सिस फितरत यकयंग अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाती। वो खुदाई फौजदार बन जाता और फ़ौरन इस अमर की सुराग रसानी शुरू कर देता कि इस मुचियल देहाती की जेब में इंडियन करेंसी कैसे आई है। इमरान के ख्याल के साथ ही मेरे सीने में मोतज़न दुख का समंदर कुछ और भी बिफर गया। आंसू आंखों के बंद तोड़कर बह निकलने को बेताब हो गए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।